कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामकृष्ण शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज का जो टॉपिक है दैट इज इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, है ना। इंस्ट्रक्शन का क्या फॉर्मेट होता है, वो जो इंस्ट्रक्शन है हमारा, है ना, वो कैसे काम करेगा, किस तरह से उसमें एड्रेस फील्ड्स होती हैं और उसका क्या मतलब होता है और कौन से इंस्ट्रक्शंस किस पर्पज से यूज होते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग लेकर आए हैं। ये टॉपिक है हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मेमोरी रेफरेंस क्या होता है, रजिस्टर रेफरेंस क्या होता है, इनपुट आउटपुट रेफरेंस क्या होता है, 0 एड्रेस फील्ड, 1 एड्रेस फील्ड, 2 एड्रेस फील्ड, 3 एड्रेस फील्ड, है ना, ये इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करें। कोई भी जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मतलब अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की आप बात करें तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में आपको 3 चीज़ें दिखाई देंगी। एक है आपका मोड, ये मोड 1 बिट का होता है ना। इसका क्या पर्पज आगे बात करेंगे। ऑप कोड होता है और एड्रेस फील्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ऑप कोड का मतलब है वह कोड जो ये बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। क्लियर है। तो जैसे कोई ऑप कोड हमने लिखा ADD, है ना, ऐसा हमने लिखा। ADD का मतलब एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ना। तो ऑप कोड ये क्या बताता है, ये एक ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं जो कि कौन सा अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके लिए कोड होता है, ठीक है। एक चीज ये हो गई हमारी। दूसरा आपका होता है एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड को आप यहाँ देखिए। एड्रेस फील्ड ऑपरेंड या कोई, जैसे मैं दो तीन चीजें लिख रहा हूँ। ऐड 23H, अच्छा ऐड, है ना, आप लिखिए B, आप लिखिए ऐड 2030 और ब्रैकेट आपने लगा दिया। कुछ इस तरह की चीज़ें आप लिख रहे हैं, ठीक है। पहला क्या बता रहा है कि डेटा को ऐड करना है। दूसरा क्या बता रहा है, रजिस्टर के कंटेंट को ऐड कर रहा है। तीसरा क्या बता रहा है, मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को ऐड करना है। मतलब ये बताएगा ऑपरेंड के बारे में ही। ये एड्रेस फील्ड जो होगा वो ऑपरेंड के बारे में या ऑपरेंड के एड्रेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा। क्लियर है। तीसरा मोड बिट, है ना। मोड बिट इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये बताता है कि किस तरह का इंस्ट्रक्शन है ये। तो अब हम उसी पर आ रहे हैं। देखो 3 तरह के इंस्ट्रक्शन होते हैं, मेमोरी रेफरेंस, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट रेफरेंस। अगर हम मेमोरी रेफरेंस की बात करें तो मेमोरी रेफरेंस के लिए जो हमारा मोड बिट होता है दैट शुड बी 1, है ना, दैट शुड बी 1। इसके अलावा कुछ ऑप कोड होगा और उसके साथ एड्रेस फील्ड्स होंगे। जिस एड्रेस फील्ड में 2 चीजें हो सकती है पॉसिबली, या तो मेमोरी लोकेशन अवेलेबल होगा या तो उस मेमोरी लोकेशन पर कोई कंटेंट होगा वो अवेलेबल होगा, है ना। या तो मेमोरी दिया होगा या तो कोई मेमोरी लोकेशन है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये हमारा होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे एंड है हमारा, है ना। अभी मैं एग्जांपल भी लूंगा। ये सारे एंड है, ऐड है, ADD, LDA है, STA है, BUN है, BSA है, ISZ, ये सारे जो हमारे ये 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मेमोरी रेफरेंस का मतलब होता है कोई भी कंटेंट या मेमोरी लोकेशन पर रखा हुआ कंटेंट, है ना, वो रजिस्टर के साथ, रजिस्टर के कंटेंट के साथ एंड होगा या रजिस्टर के कंटेंट में ऐड हो जाएगा या लोड हो जाएगा। मेमोरी लोकेशन का जो कंटेंट होगा वो किसी रजिस्टर के लोकेशन पर ऐड हो जाएगा। STA ये बता रहा है कि किसी गिवन मेमोरी लोकेशन पर आप रिजल्ट जो हमारा आया है उस कंटेंट को किसी गिवन मेमोरी लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांच अनकंडीशनली। अब ब्रांच अनकंडीशनली का मतलब है कोई एक एड्रेस दिया होगा, मेमोरी लोकेशन दिया होगा, जिस मेमोरी लोकेशन पर आपका जो प्रोग्राम है वो रन करना स्टार्ट करेगा, मतलब मेन प्रोग्राम को छोड़कर, ठीक है ना। तो सर्विस प्रोग्राम होगा या कोई सब रूटीन प्रोग्राम होगा, वहां पर वो ब्रांच हो जाएगा। PSA का मतलब है ना, ब्रांच भी करेंगे, मतलब किसी और मेमोरी लोकेशन पर आप प्रोग्राम को शिफ्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एड्रेसेज हैं उनको आप सेव भी कर रहे हैं, ठीक है। ISZ का मतलब है इंक्रीमेंट होगा अगर 0 आएगा, तो रिजल्ट अगर 0 होगा उस कंडीशन में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसा इंस्ट्रक्शन ISZ है। कहां पर इंक्रीमेंट होगा, उस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट में जिस मेमोरी लोकेशन के बारे में यहाँ पर दिया होगा। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एंड AL, 2AH ऐसा दिया हुआ है ना।
तो यहाँ पर 2AH आपका सीधे सीधे ऑपरेंड है, दिस इज एड्रेस फील्ड। तो इन दोनों कंटेंट का क्या हो जाएगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब एंड क्या होता है पहले उसको हम देख लें तो ज्यादा समझ में आएगा। एंड का मतलब होता है, अगर हम एंड ए और बी का हम एंड कर रहे हैं, एंड है ना, तो ये होता है ए बी। ए बी का मतलब ए एंड बी, ए एंड बी है ना, ऐसा होता है हमारा। तो अगर कोई हमारा बिट ए है और कोई बिट बी है, इसको 0 0 किया, तो ये लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन ही तो है। तो 0 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 आउटपुट आएगा, तो y की वैल्यू 0 होगी। 0 1 का एंड 0 आएगा, 1 0 का एंड 0 आएगा, लेकिन 1 1 का एंड क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो जब दोनों ही बिट 1 होंगे तो 1 मिलेगा, कोई भी एक बिट 0 होगा या दोनों ही बिट 0 होंगे तो आउटपुट आपको 0 मिलेगा। अब यहाँ पर AL में मान लीजिए हमारा जो कंटेंट है वो 37 है। तो 37 का बाइनरी 37H है, H का मतलब हेक्साडेसिमल। यहाँ पर H जब भी, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम लिखा जाता है माइक्रो प्रोसेसर में वो इस तरह से लिखा जाता है, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल गिवन है। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, हर एक बिट को 4 बिट के बाइनरी में आप कन्वर्ट करते हैं। तो जो पहला बिट है आपका 3, हेक्साडेसिमल का 3, उसको बाइनरी में लिखेंगे तो 0 0 1 1, और जो 7 है उसको भी लिखेंगे तो 0 1 1 1, है ना, बाइनरी में अपने कन्वर्ट कर दिया, तो पूरा आपका 37 का हेक्साडेसिमल का बाइनरी हो गया। और जो कंटेंट है आपका वो गिवन है AL कामा क्या लिखा है 2AH। तो 2 हमारा कैसे लिखेंगे 0 0 1 0। A का मतलब क्या है, हेक्साडेसिमल में A का मतलब होता है 10, और 10 का आप बाइनरी लिखोगे तो 1 0 1 0 आएगा। क्लियर है ना ये। तो आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह से लिख देते हैं। ये पहला नंबर आपका था 0 0 1 1 0 1 1 1, दूसरा नंबर है 0 0 1 0 1 0 1 0, और आप इनको एंड करते हैं। तो 1 0 का एंड 0, 1 1 का 1, 1 0 का 0, यहाँ पर 0 आएगा, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1 0, और ये हमारी वैल्यू कितनी है 0 0 0 0 1 0, 0 0 1 0 की वैल्यू आएगी 2। यहाँ पर कितना है 0 0 1 0, इसकी वैल्यू आएगी तो 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 2H, है ना। तो इस तरह से आप एंड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई मेमोरी लोकेशन दिया है और वहां पर कोई कंटेंट है। अब देखो एंड AL कामा 205051H है ना, 2051 मेमोरी लोकेशन है जहां पर, अब देखो 2051 यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन दिया है 2049 2050 2051 2052। तो 2051 पर देखिए 79H है, इसका मतलब 79H है ना, C9H है। C9H को आप AL के कंटेंट से एंड कराएंगे, तो AL का कंटेंट क्या है 37, उसको तो आपने बाइनरी में ऐसे लिख दिया। C9C का मतलब क्या है ABCC का मतलब 12 है, 12 को आप लिखेंगे 1 1 0 0, और 9 1 0 0 1। अब आप इसको इन दोनों को है ना आप एंड कराइए तो क्या हो जाएगा 1 1 का 1 आ जाएगा, बाकी सारे ऐसे हैं 1 0 का 0 1 0 का 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 0 का 0 0 1 का 0 0 1 का, सारी वैल्यू 0 आ गई। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, पहले 4 बिट 0 के लिए आपने 0 लिख दिया, और दूसरे 4 बिट में 0 0 0 1, इसकी वैल्यू 1 है 1 लिख दिया, तो 0 1 H आपका आंसर आ गया। तो ये आपका ये ऑपरेशंस होते हैं। दूसरे जो हमारे ऑपरेशन ये आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, दो आर दी रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये हमारा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हम जो एड्रेस फील्ड है वहां पर हम किसी रजिस्टर की बात करेंगे, है ना। अभी आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे इसके बारे में कि ये किस तरह से काम करता है, किसी रजिस्टर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देंगे हम। और कई बार एड्रेस फील्ड होगा भी, कई बार एड्रेस फील्ड नहीं भी हो सकता है, और जो हमारा मेमोरी लोकेशन है वो एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतना हमको समझना है ना। तो अब यहाँ पर मान लीजिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं रजिस्टर रेफरेंस में वो हमारे 12 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। CLA क्लियर एक्यूमुलेटर। अब एक्यूमुलेटर क्या है हमारा, हमने कहा था कि भाई देखो CPU में ढेर सारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, उसमें जो रिजल्ट हमारा जहां पर बाय डिफॉल्ट स्टोर हो जाता है दैट इज एक्यूमुलेटर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये 8 बिट का होता है, और जबकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में ये 16 बिट का होता है। क्लियर है। तो इसको क्लियर करना मतलब इस एक्यूमुलेटर में कुछ भी आया हो आप उसको क्लियर कर दो। क्लियर का मतलब सारे बिट्स 0 सेट कर दें, है ना।
अगर कोई कैरी जनरेट हुआ है तो उसको रीसेट करने के लिए, मतलब क्लियर करने के लिए CLE। देखो जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में कैरी बिट की बात करते हैं तो उसके लिए हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो जो मान लो कोई हमने सम किया है ना, तो A एक नंबर है, B एक नंबर है, 4 बिट के हैं, इन दोनों को हमने सम किया। तो सम करने के बाद यहाँ पर कोई सम S आ गया और इसके फाइनल में यहाँ पर एक कैरी जनरेट हुआ। ये कैरी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्लियर है? अब चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आप उसको क्लियर कर दे। तो क्लियर करेंगे, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, E की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी क्लियर करने के बाद। तो आप इसको क्लियर कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के डेटा को कॉम्प्लीमेंट करना। कॉम्प्लीमेंट करना आपको पता है, जैसे मान लीजिए एक्यूमुलेटर में 1 0 1 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 0 1 0 0। जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0। कॉम्प्लीमेंट कैरी, अब कैरी अगर 0 होगा तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद 1 हो जाएगा, 1 होगा तो कॉम्प्लीमेंट होने के बाद 0 हो जाएगा। CIR, सर्कुलेट राइट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर के डेटा को सर्कुलर राइट शिफ्ट कर देंगे और सर्कुलर लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे अगर CIL हमारा इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है। INC, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है उसको 1 बढ़ जाएगा। SPA, हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चले जाएंगे अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, एक्यूमुलेटर का रिजल्ट कंटेंट। SNA, अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट नेगेटिव है तो स्किप कर देंगे अगले इंस्ट्रक्शन पर। SJD, अगर एक्यूमुलेटर का कंटेंट 0 होगा तब स्किप कर देंगे अगले इंस्ट्रक्शन पर। SJD, अगर कैरी बिट 0 होगा तब स्किप कर देंगे अगले इंस्ट्रक्शन पर। और हॉल्ट कंप्यूटर HLT के लिए होता है, जहां पर आप सारा का सारा कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो हॉल्ट हो जाती है। अब जैसे हमने CMA लिया है ना, तो CMA हमारा जो है, अच्छा इसमें एक और चीज होती है, मोड बिट हमारा 0 रहेगा रजिस्टर रेफरेंस में और आप कोड हमारा 1 1 1 पर सेट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही अभी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ठीक है, उचित है। आगे हम जिसके बारे में और बात करेंगे तो इस पर अच्छे से बात होगी। लेकिन जब हमारा ऑपकोड 1 1 1 होता है और मोड बिट 0 है हमारा, तो रजिस्टर रेफरेंस होता है। अब जैसे एक एग्जांपल है CMA, तो जहां पर हमने कोई प्रोग्राम में CMA यूज किया, उस समय एक्यूमुलेटर का जो भी डेटा होगा, मान लो एक्यूमुलेटर का डेटा 37H है, तो अब क्या हो जाएगा? उसको कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जहां जहां जीरोज हैं वहां 1 हो जाएंगे, जहां जहां 1 है वहां जीरोज हो जाएंगे। 1 1 0 0 को आप C लिखते हैं, 1 0 0 0 को आप 8 लिखते हैं, तो ये C8H आ जाएगा आपका आंसर, है ना। तीसरे आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब यहाँ पर भी आपकोड की वैल्यू 1 1 1 होती है, लेकिन बिट मोड बिट की वैल्यू अब 1 हो जाती है ना। तो ये हमारा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमारे इनपुट आउटपुट एड्रेस होंगे, एड्रेस फील्ड में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। या तो कंटेंट होगा या तो इनपुट आउटपुट एड्रेस होंगे। ये 6 इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक है आपका INP, इनपुट कैरेक्टर टू एक्यूमुलेटर, मतलब इनपुट कैरेक्टर कहाँ चला जाएगा? एक्यूमुलेटर को इनपुट किया जाएगा, तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आकर स्टोर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, इनपुट पोर्ट के थ्रू। आउट का मतलब जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है वो ना पोर्ट के थ्रू बाहर चला जाएगा, है ना, ये आउटपुट पोर्ट है। SKI का मतलब अगर इनपुट फ्लैग है हमारा तो स्किप होगा। SKO का मतलब आउटपुट फ्लैग है तो हमारा स्किप हो जाएगा। इनपुट और आउटपुट फ्लैग होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। आई ऑन का मतलब इंटरप्ट ऑन हो जाएगा, आई ऑफ का मतलब इंटरप्ट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि इंटरप्ट आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड है। इंटरप्ट का क्या मतलब होता है मैं एक लाइन में बस बता दूं। तो जब जैसे आप ना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जब आप इनपुट पोर्ट पर USB ड्राइव लगाते हैं, है ना, USB डिवाइस जब लगाते हैं तो आप देखते हैं आपके मॉनिटर पर ये ऐसे फाइल खुल जाती है और उसमें लिखा होता है USB डिवाइस का जो भी नाम होगा आपने लिखा होगा, मान लो राम लिखा है आपने, तो आपको दिखाई देने लगेगा और उसमें जो फोल्डर्स होंगे फाइल्स होंगे वो दिखाई देने लगती हैं। ये अचानक से कैसे आ गया? आप तो मूवी देख रहे होंगे या कोई और कुछ प्रोग्राम उस पर रन करा रहे होंगे, तो अचानक से विंडो के सामने वो सारी चीजें आपको दिखाई देनी बंद हो जाती हैं और विंडो के सामने ये दिखाई देने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि USB जब डिवाइस आप इनपुट पोर्ट में लगाते हैं तो एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है। इंटरप्ट का मतलब होता है कि वो इंटरप्शन प्रोवाइड करेगा टू द मेन प्रोग्राम। जो भी मेन प्रोग्राम आपका रन हो रहा होगा वो इसमें इंटरप्शन, अब यहाँ तक रन हुआ था मेन प्रोग्राम, है ना, इंटरप्शन प्रोवाइड हुआ और आपका सर्विस प्रोग्राम रन करने लगेगा। यहाँ पर सर्विस प्रोग्राम क्या है? USB फोल्डर को ओपन करना। तो USB का जो फोल्डर है वो ओपन हो गया आपके सामने।
उसके बाद यूजर जैसा चाहेगा उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। अभी जो इंटरप्ट होना था वो हो गया। तो ये इंटरप्ट ऑन है या ऑफ है, इसके बाद इसको भी सेट करते हैं यूजिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब मान लीजिए हमने किया INP, तो INP किया तो अब इनपुट पोर्ट हमारा इनेबल है। इनपुट पोर्ट पर जो भी डेटा उसमें आ रहा होगा, तो हमने इनपुट क्या कराया है, E5H, ये है हमारा, है ना, ये हमने इनपुट करा। और एक्यूमुलेटर का डेटा क्या है, 37H है। अभी जब हमने E5H को किया तो ये E5H कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में चला जाएगा, है ना। एक्यूमुलेटर में हमारा ये डेटा आ जाएगा। तो जो पुराना डेटा उसमें 37H था वो क्या हो जाएगा, वो हट जाएगा वहां से, है ना। तो नया वैल्यू एक्यूमुलेटर का भी हो जाएगा ये E5H, जिसकी वैल्यू है 11100101 बाइनरी में, है ना। तो इस तरह से इनपुट अपना काम करता है। तो इनपुट कई बार अगर कई पोर्ट्स हैं तो इनपुट को लिए आपको एक पोर्ट एड्रेस देना पड़ता है कि कौन से पोर्ट एड्रेस से वो आप डेटा को ले रहे हैं, तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ सकती है। तो जैसी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हो गए। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की अगर हम बात करें, मेन जो हमारा फॉर्मेट है, तो अब मोड की हमने बात कर ही लिया था, इसके साथ आप कोड है और एड्रेस फील्ड है। ये एड्रेस फील्ड की संख्या 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है ना। तो वो कौन से इंस्ट्रक्शन है और किस तरह से ये काम करता है उसको हम देखें। तो मतलब यहाँ पर अब मोड बिट से बहुत मतलब नहीं है हमको, हमारा आप कोड क्या होगा और उसमें एड्रेस फील्ड का क्या रोल होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन जैसे ऐड है ना, तो यहाँ पर लिखा है R3, R2, R1। आप कोड के साथ ये एड्रेस फील्ड में 3 एड्रेसेज आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज नोन एज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अच्छा, होगा क्या जब हमारा ऐसे लिखा है R3, R2, R1, इसका मतलब R1 और R2 आपस में ऐड होंगे और वो R3 में जाकर स्टोर होगा। 3 एड्रेस का ये मतलब है। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, मतलब R2 से R1 को हम माइनस करेंगे, है ना, R2 माइनस R1 होगा और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा R3 में जाकर स्टोर होगा। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन अगर होगा तो R2 में R1 मल्टीप्लाई होगा और जाकर R3 में स्टोर होगा। डिवीजन हुआ तो अब मतलब क्या समझ में आया, अगर हम यहाँ लिख रहे हैं R3, R2, R1, तो R2 के ऊपर प्रोसेस होना है, ऑपरेटर आपका R2 पर काम करेगा, यहाँ पर किसके साथ, R1 के साथ काम होगा, मतलब R1 का डेटा R2 में आकर प्रोसेस होना है। क्लियर है, और जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फाइनली R1 में आकर स्टोर होना है। इज इट क्लियर और नॉट, यस क्लियर। अब जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पर, इम्प्लीमेंट x इक्वल टू a प्लस बी स्टार सी प्लस डी स्टार, मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, है ना। तो क्या करना है हमको देखो, अब 2 फेज में इसको डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि हमको 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज करना है। तो यूजिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखा भी हुआ है। तो क्या करेंगे हम a प्लस बी को एक रजिस्टर में R1 में स्टोर करा सकते हैं। तो हम 3 एड्रेस यहाँ पर ले लें, R1, A, B और ऐड हमने लिख दिया, तो A और B ऐड हो जाएंगे और R1 में स्टोर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर C और D को हम ऐड करा दें और R2 में स्टोर करा दें यूजिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब R1 R2 में डेटा आ गया तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, R1 में A प्लस बी है, R2 में C प्लस डी है, मल्टीप्लाई कर दें तो मल, और कहाँ स्टोर होना है इसको, मल्टीप्लीकेशन को X में, X डैश R1 डैश R2, तो R1 और R2 का डेटा आपस में मल्टीप्लाई होकर X में स्टोर हो जाएगा। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूजिंग 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन या 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, आप किसी गिवन एक्सप्रेशन को प्रोग्राम में कन्वर्ट कीजिए या इम्प्लीमेंट कीजिए। अब जैसे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में अब 2 ही एड्रेस होंगे। अब वही सारे आपको फिर दिखाई दे रहे हैं, ऐड R2, R1, है ना, ऐसा हमने किया। अब यहाँ पर क्या होगा, R2 का R2 यहाँ पर है, R1 यहाँ पर है, तो R1 R2 में R1 का डेटा आकर ऐड हो गया और ये स्टोर R2 में होगा। अब यहाँ पर जो डेस्टिनेशन एड्रेस हमारे हुआ करते थे R3 अलग लोकेशन था, अब वो तीसरा वाला हमारा एड्रेस यहाँ से गायब है, तो R2 में ही डेटा प्रोसेस भी होगा और R2 में ही स्टोर भी होना है। क्लियर है ना, अब यही डेस्टिनेशन एड्रेस भी काम करेगा। ठीक है, तो एडिशन ऑफ R1 एंड R2 इज स्टोर्ड इन R2। क्लियर है कि नहीं, यस क्लियर है।
सब्ट्रैक्शन R2 में से R1 को माइनस करिए और R2 में स्टोर कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन R2 में R1 को मल्टीप्लाई करिए और R2 में स्टोर करिए। डिवीजन R2 को डिवाइड करिए R1 से और R2 में स्टोर कर दीजिए। मूव R1 का कंटेंट R2 में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसा भी है मूव। तो पिछले वाले में मूव नहीं था, है ना, मूव नहीं था क्योंकि मूव आपका एक रजिस्टर में दूसरे रजिस्टर के बीच में होगा, तीसरे एड्रेस फील्ड की जरूरत नहीं है, तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में वो शामिल नहीं होता, यहाँ पर शामिल होगा। क्लियर है? ओके। अब जैसे यही हमारा जो प्रोग्राम एक्सप्रेशन था x इक्वल टू a प्लस बी स्टार सी प्लस डी, इसको 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की सहायता से आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, हमें पहले a प्लस बी हमें करना है, तो हम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ही यूज कर सकते हैं, है ना। तो R1 में हमने क्या किया, a को हमने भेज दिया। अब हम कर रहे हैं ऐड R1 कामा बी। R1 का जो डेटा है उसमें b को ले आकर ऐड कर दो। तो R1 में अभी a का डेटा है ना, तो a और b आपस में ऐड होकर R1 में स्टोर हो जाएंगे। एकदम क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। फिर R2 में आप c को ले आइए और R2 अब R2 में c आ गया है, उसके साथ d के डेटा को आपको ऐड करना है, तो ऐड आपने इंस्ट्रक्शन यूज कर लिया। तो अब क्या हो जाएगा, d का डेटा c के साथ यूज होकर R2 में स्टोर हो गया। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, R1 और R2 को मल्टीप्लाई किया और R1 में वो डेटा स्टोर है। अब इस R1 के डेटा को आपको x में ले आना है, तो आपने लिख दिया मूव x कामा R1। तो R1 का डेटा आपका कहाँ चला जाएगा, x में चला जाएगा। तो इस तरह से जो फाइनली आपको x में ये एक्सप्रेशन चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में केवल एक ही एड्रेस होगा, लेकिन आपको तो पता है ऑपरेशन 2 एड्रेसेस के बीच में हो पाएगा ना। जैसे आपने लिखा ऐड R1, तो यहाँ क्या हो रहा होगा मैं वो देखता हूँ। ऐड R1 का मतलब R1 का डेटा हमारा प्रोसेस होना है। R1 का डेटा किस में प्रोसेस होगा, एक्यूमुलेटर में प्रोसेस होगा, है ना। और स्टोर कहाँ होगा, एक्यूमुलेटर में ही स्टोर होगा। तो R1 का डेटा एक्यूमुलेटर में जो उसमें डेटा होगा, है ना, उसमें साथ प्रोसेस होगा। एडिशन ऑफ R1 इन एक्यूमुलेटर इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर, और स्टोर कहाँ हो जाएगा, फिर एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। ऐसे सब्ट्रैक्शन R1 के लिए R1 का डाटा एक्यूमुलेटर के साथ सब्ट्रैक्ट होगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अब कुछ और भी यहाँ पर, जैसे लोड का मतलब क्या है, लोड का मतलब R1 का जो डेटा है एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा। तो R1 का हमारा डेटा कुछ होगा, दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। पुश, अब ये देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे पुश R1 का जो कंटेंट है वो स्टैक के टॉप पर पुश हो जाएगा। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन इसके ठीक पहले वाला वीडियो है, वीडियो नंबर 12, आप उसको देखिएगा, है ना, वहां पर स्टैक के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ, पुश ऑपरेशन क्या होता है, बस ऐसी बात मैं कर लेता हूँ। पुश ऑपरेशन क्या होता है, कोई रजिस्टर में हमारा मान लो कोई कंटेंट अवेलेबल है, ये जैसे R1 कर रहे हैं आप, R1 रजिस्टर में ये अवेलेबल है। तो जब हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, देखते हैं पुश R1, तो R1 का जो कंटेंट है वो स्टैक के टॉप पर नई वैल्यू के रूप में इंसर्ट हो जाता है। ठीक बात है। ऐसे पॉप का मतलब जो आपका डेटा है स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक जो भी डेटा है वो आकर रजिस्टर R1 में स्टोर हो जाएगा। पॉप R1 का ये मतलब है। अच्छा, अब कह रहे हैं इसको इंप्लीमेंट करिए 1 एड्रेस की सहायता से। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले A को लोड कर लीजिए, एक्यूमुलेटर में हमारे डेटा आ गया, यस आ गया। ऐड B करिए, B का डेटा एक्यूमुलेटर में जाकर ऐड हो जाएगा, मतलब हमको A प्लस बी मिल जाएगा, और वो सेव कहाँ है, एक्यूमुलेटर में सेव है। स्टोर T, एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उसको T में ले आकर स्टोर कर दीजिए। क्लियर है? तो स्टोर भी एक इंस्ट्रक्शन इसमें यूज होता है ना। अच्छा, इसके अलावा देखो फिर लोड सी को अब लोड करिए, एक्यूमुलेटर का सी का डेटा एक्यूमुलेटर में आ गया। ऐड डी का कंटेंट एक्यूमुलेटर के कंटेंट मतलब सी के साथ ऐड हो जाएगा और एक्यूमुलेटर में ही स्टोर हो जाएगा। अब इसको मल्टी करिए, तो एक्यूमुलेटर में टी जो कंटेंट हमारा ए प्लस बी आया हुआ था वो सी प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। हमको तो इसको कहाँ भेजना है, एक्स पर भेजना है, तो लिख दीजिए स्टोर एक्स, मतलब एक्यूमुलेटर का जो कंटेंट है वो एक्स मेमोरी लोकेशन पर चला जाएगा। ठीक है। और जीरो एड्रेस, जीरो का मतलब है कोई भी आपको फील्ड अवेलेबल नहीं रहेगा, है ना। तो जब फील्ड अवेलेबल नहीं है तो कहाँ की बात करेंगे, तो नॉर्मली ये स्टैक में होता है हमारे। जैसे हमने लिखा ऐड, केवल ऐड लिखा है, तो ऐड का मतलब है जहां पर भी ऐड आया, अब मान लो स्टैक में इस तरह का हमारा वैल्यू है, मान लो यहाँ 11 है, ठीक है, यहाँ 31 है, यहाँ 27 है, इस तरह से। अब आपने लिखा ऐड, तो ऐड होगा तो सबसे ऊपर के जो हमारे
मेमोरी लोकेशंस होंगे, उसमें जो कंटेंट है आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है 27 31 टॉप में है, इसको ऐड करेंगे 58 आएगा। तो अब आपका स्टैक का नया इस तरह से 11 तो वैसे ही रहेगा और उसके ऊपर आ जाएगा आपका 58 और ऊपर वाला लोकेशन खाली हो जाएगा और टॉप एक नीचे आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, है ना? तो इस तरह से होगा। तो अब यहाँ पर स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो ऐड होगा, तो ये 31 प्लस 27, ये उल्टा कर दिया 31 प्लस 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 31 माइनस 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 31 इंटू 27, डिवाइड 31 डिवाइडेड बाई 27, है ना? ये सारे हमारे परफॉर्म होंगे। पुश, तो अब यहाँ पर पुश के साथ आपका अगर कोई भी मेमोरी लोकेशन या कुछ ऐसा दिया नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा दैट विल बी पुश्ड टू द टॉप ऑफ द स्टैक, है ना? तो आपके एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा होगा वो टॉप स्टैक के टॉप में चला जाएगा। ऐसे पॉप आप लिख देंगे तो जो भी कंटेंट होगा टॉप ऑफ द स्टैक दैट विल बी ट्रांसफर टू द एक्यूमुलेटर। रजिस्टर दिया हुआ था तो उस रजिस्टर में आपका स्टोर होता, प्रोसेस होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा, तो अब आप इसको इसी सेम प्रोग्राम को जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की सहायता से परफॉर्म करते हैं। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन कर लीजिए इसका। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन को भी समझने के लिए स्टैक ऑर्गेनाइजेशन जो पिछला वीडियो है, वीडियो नंबर 12 है ना, उसको जरूर देखिए, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ से आपको इनपुट दे देता हूँ। रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब जो आपके ऑपरेटर्स हैं वो प्री हो जाए, पोस्ट हो जाते हैं, पोस्ट, है ना, पोस्ट ऑपरेटर्स हो जाते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटर का मतलब है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी, ये एक्चुअली में हो जाएगा ए बी प्लस, अच्छा सी प्लस डी हमारा एक्चुअली में हो जाएगा सी डी प्लस। अच्छा, अब दो आगे हमारे ए बी प्लस ब्रैकेट बंद, बीच में स्टार है, सी डी प्लस, है ना। अच्छा, अब ये देखो बीच में स्टार है, फिर ये पोस्ट होगा, ये भी बाद में जाएगा, तब क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी प्लस और स्टार लास्ट में लग जाएगा। अब ये पूरा आपका फॉर्मेट हुआ। तो अब इसमें क्या करना है, पहले ए को पुश करेंगे, तो पुश ए, जब आपको ये मिल गया है ना, यही आपको मिला था ये दिस है ना, तब आपने पहले अब इसी के फॉर्मेट में आपको लिखना है प्रोग्राम, पुश ए कर दिया, ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। क्लियर है ना? तो वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब ये है कि आपको ना एक्यूमुलेटर का डेटा पुश करना है। आप बिना पुश ए के भी काम चला सकते थे अगर ए एक्यूमुलेटर होता हमारा तो। अच्छा, फिर पुश बी, इसके बाद बी है तो पुश बी, फिर प्लस है तो ऐड, उसके बाद सी है पुश सी, फिर डी है पुश डी, फिर प्लस है ऐड, फिर स्टार है मल, है ना। और ये सारा कहाँ स्टोर करना है, एक्स में स्टोर करना है, तो एक्स में ले आना है। तो आपका तो स्टैक में सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब इसको हमें बाहर निकालना है ना, फाइनल एक्सप्रेशन को बाहर निकालना है, तो क्या लिखेंगे पॉप। तो जो टॉप ऑफ द स्टैक जो भी एक्सप्रेशन फाइनली आया होगा उसको आप एक्स में स्टोर करा देना। तो इस तरह से आप करते हैं, है ना। तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन जैसे ये है हमारा, अब इसको है ना, एक समय AKTU के ये 2019-20 वाले पेपर में ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन की सहायता से इसको रन आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप पहले रिवर्स पॉलिश नोटेशन में इसको कर लेते हैं। तो आप देखो a प्लस बी स्टार ब्रैकेट में सी स्टार डी प्लस ई स्टार ब्रैकेट में एफ प्लस जी, ऐसा हमारा दिया हुआ है। एफ प्लस जी को पहले आप सॉल्व कर लीजिए तो एफ जी प्लस हो जाएगा। क्लियर है, पोस्ट है। फिर अब आप इसको इन दोनों को एक साथ करिए तो ई एफ जी प्लस और स्टार लास्ट में चला जाएगा, ये आ गया हमारा। इधर सी डी को आपने सॉल्व किया तो सी डी स्टार हो गया, सी स्टार डी था तो सी डी स्टार हो गया। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी डी स्टार ई एफ जी प्लस स्टार, और ये प्लस जो होगा वो पोस्ट हो जाएगा, है ना। ये हमारा पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। अब बी के साथ आप इसको करेंगे तो बी सी डी स्टार ई एफ जी एच प्लस स्टार प्लस, है ना, और उसके बाद फिर ये वाला जो स्टार है ये लास्ट में चला जाएगा, यहाँ आ गया। और फिर ए के साथ आप इसको पोस्ट फिक्स करेंगे तो ये वाला प्लस सबसे लास्ट में चला जाएगा। सो विल गेट दिस एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, तो बस अब इसी के अकॉर्डिंग कर लीजिए। तो जो हमारा ए है, पुश ए किया, फिर पुश बी, फिर पुश सी, एक एक करते जाना है, फिर पुश डी, फिर स्टार है हमारा मल, है ना, फिर पुश ई,
फिर पुश F, फिर पुश G, फिर प्लस है तो ऐड लिखा, फिर मल है मल्टीप्लाई के लिए मल लिखा, फिर प्लस है फिर ऐड लिखा, फिर स्टार है फिर मल लिखा, फिर प्लस है फिर ऐड लिखा। ऑपरेशन खत्म। अब आप क्या करेंगे, पॉप एक्स कर देंगे तो पूरा का पूरा जो है, अच्छा एक्स हम बार बार लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है। आप एक्स की जगह अगर वाई दिया रहता तो आपको प्रोग्राम में वाई लिखना है, ऐसा नहीं कि वही कॉपी कर लें हम लोग, है ना। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं। लेकिन रिवर्स पॉलिश नोटेशन में चेंज कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, उसको आप जरूर देखिए, ठीक है। और आगे वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके चैनल, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर गिवन है, उस पर आप मेल करके क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। इसके अलावा है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लोगों के साथ इसके लिंक को शेयर करें, सो दैट कि ज़्यादातर लोगों तक ये ज्ञान की बात पहुँच सके, ठीक है, और लोग इस सब्जेक्ट पर पूरा अपना कमांड बना सकें। और यही तो इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है ना। इस उद्देश्य की पूर्ति हो, इसी आशा के साथ हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।